सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। इनकम टैक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पूंजीगत लाभों से आय, यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स जो है ये इनकम का फोर्थ हेड है, यानी कि चौथा शीर्षक है। इससे पहले हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किया है जो कि इनकम का सेकंड हेड था, और थर्ड हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसे हम फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं। और आज हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी कि फोर्थ हेड जो है इनकम का, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन्स। सो एज इट इज़ डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन, किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। किसी भी पूंजी संपत्ति यानी किसी भी कैपिटल एसेट के को सेल करने से या उसके ट्रांसफ़र करने से होने वाला जो गेन है, जो प्रॉफिट है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। आम तौर पर जिस प्रीवियस ईयर में ऐसी कैपिटल एसेट को सेल किया जाता है, उसी प्रीवियस ईयर में ये कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होता है। नॉर्मली जो कैपिटल एसेट्स हैं उन्हीं के ट्रांसफ़र पर ही हमें कैपिटल गेन होता है, लेकिन अब कुछ पूंजी लाभों को इस तरह के पूंजी लाभ भी हैं जिन्हें अब कैपिटल गेन माना जाने लगा है। जैसे कि 3 पॉइंट आपको बताए गए हैं, यानी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र के अलावा इंश्योरेंस कंपनी से कोई राशि प्राप्त हुई हो, कंपनी के समापन पर प्राप्त राशि, और कंपनी द्वारा अपने खुद के ही शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने पर शेयर होल्डर्स को जो राशि प्राप्त होती है, तो वो जो राशि होती है वो भी यहाँ पर कैपिटल गेन मानी जाती है। तो ये आपका कुछ 3 पॉइंट्स थे जिन्हें हम कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र के अलावा जब आपको कैपिटल गेन हो सकता है, तो ये 3 पॉइंट्स वो थे। इसके बाद आप देखेंगे कि कैपिटल गेन के रूप में आय को टैक्सेबल कराने के लिए कुछ एक शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। पहली शर्त है कैपिटल एसेट का होना, दूसरा उस एसेट का ट्रांसफ़र होना, तीसरा ट्रांसफ़र प्रीवियस ईयर में होना, चौथा उस संपत्ति के ट्रांसफ़र से प्रॉफिट या गेन होना चाहिए, और उस लाभ को कर मुक्त नहीं होना चाहिए, एग्जैम्प्टेड नहीं होना चाहिए। कुछ एक सेक्शंस हैं, 54 है, 54B है, 54D है, 54EC, F, 54G, GA, GB, इनके अंदर कुछ एक एग्जैम्प्टेड कर मुक्त भी होते हैं कई बार कुछ लाभ। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब कि ऐसा जो गेन है वो किसी सेक्शन के अंतर्गत एग्जैम्प्टेड या टैक्स फ्री नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कुछ एक हम रूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूंजी लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण नियम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इनकम टैक्स जो है ये रूल्स से ही संबंधित हमारा सब्जेक्ट है। सब कुछ नियम और कायदे से चलता है यहाँ, तो हमें ये सारे नियम पता होने चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 बाय 1 जो आपके इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो लिख दिए हैं। तो पहला रूल आपके सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यदि कोई एसेट करदाता यानी असेसी के स्वामित्व में कुछ एक महीनों का ये टाइम होता है, उस टाइम पीरियड से कम पीरियड के लिए रही हो, तो उसको हम अल्पकालीन पूंजी संपत्ति यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानते हैं। और यदि वो एसेट आपकी उस पर्टिकुलर पीरियड से ज़्यादा पीरियड के लिए रही हो असेसी के पास, तो फिर वो दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाती है। तो ये पीरियड क्या है, 3 तरह के पीरियड्स हैं। पहला 12 मंथ है, जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं या जो लिस्टेड डिबेंचर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, यूटीआई के यूनिट्स होते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स जो होते हैं, इनके लिए ये अवधि 12 मंथ्स की है। यानी कि 12 मंथ से अगर कम ये असेसी के पास रहे हैं तो इन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और यदि 12 मंथ से ज़्यादा के पीरियड के लिए ये असेसी के पास रहे हों तो इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स या 12 मंथ से कम हो तो फिर माने जाएंगे शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से अगर ज़्यादा हो उस स्थिति में माने जाएंगे ये
लॉन्ग टर्म। देन 24 मंथ्स का भी इसमें एक पीरियड दिखा रहा, बी पॉइंट में लिख रखा है। असूचित अंश यानी कि जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं और जो लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं, इनके लिए 24 मंथ्स का पीरियड है, यानी कि 24 मंथ्स या 24 मंथ्स से यदि कम है पीरियड इनको रखने का स्वामित्व का, ऐसी स्थिति में इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और 24 मंथ से यदि अधिक हो तो फिर इसे माना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देन 36 मंथ्स का भी एक पीरियड आपके सामने सी पॉइंट में लिखा है। असूचित ऋण पत्र यानी कि जो अनलिस्टेड डिवेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं और बाकी दूसरी सभी संपत्तियां जो हैं जिन्हें 36 मंथ्स या उससे कम में कम उनका स्वामित्व रहा हो, पूरे 36 महीने या उससे कम अवधि तक जिसका स्वामित्व रहा हो, तो वो कहलाएंगी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और यदि उससे अधिक 36 माह से अधिक अवधि के लिए एसएससी के स्वामित्व में रही हों तो फिर उन्हें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। तो 12 मंथ्स का पीरियड लागू होता है सूचित अंशों पर, सूचित ऋण पत्रों पर और बॉन्ड्स पर और यूटीआई की यूनिट्स पर। ठीक है, 12 मंथ्स या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से अधिक हो तो लॉन्ग टर्म। देन असूचित अंश यानी कि अनलिस्टेड शेयर्स लैंड एंड बिल्डिंग पर 24 मंथ्स, 24 मंथ्स या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ्स से अबव हो तो लॉन्ग टर्म। देन 36 मंथ्स असूचित अंश बॉन्ड्स और बाकी दूसरी सभी संपत्तियाँ 36 महीने या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने से ऊपर हो तो ये सभी संपत्तियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। असूचित अंशों को, बॉन्ड्स को और दूसरी संपत्तियों के लिए 36 महीने। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसी के आधार पर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ज्ञात करेंगे। देन सेकंड पॉइंट में आपके सामने है अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ज्ञात करने के लिए जो एसेट है उसके सेलिंग प्राइस में से एसेट की प्राप्ति की लागत को घटाया जाता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसको बेचने से जो लाभ होगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसको ज्ञात करने के लिए एसेट के सेलिंग प्राइस में से आपको उस एसेट को प्राप्त करने में जो आपकी कॉस्ट आई है उसको लेस कर देना है। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्ञात करने के लिए एसेट के सेलिंग प्राइस में से उस एसेट की प्राप्ति की इंडेक्स्ड कॉस्ट को घटाते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटाते हैं। यदि जो ये एसेट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसको सेल करने से जो गेन होगा, कैपिटल गेन होगा, उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसको ज्ञात करने के लिए एसेट के सेलिंग प्राइस में से एसेट की इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपको घटा देना होगा। तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट में आपसे कह रहा है कि ईयर 2019-20 का जो इंडेक्स नंबर है वो 289 है। जब हम इंडेक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें उसको इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 है, 2019-20, उसका सूचकांक है 289 और वर्ष 2001-2 2001-2 जो है उसका जो इंडेक्स है वो 100 है। तो ये हमें बेस ईयर का 100 और बेस ईयर है 2001-2 और हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20 उसका 289। देन जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, यदि कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है तो उस एसेट की जो वास्तविक लागत है या 1 अप्रैल 2001 को उस एसेट का उचित बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो ज़्यादा होगी उसी को संपत्ति की प्राप्ति की लागत यानी कि उसको कॉस्ट ऑफ एसेट माना जाएगा। यदि कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो ये उस पर लागू होता है। तो उसकी प्राप्त करने की एक्चुअल कॉस्ट या 1 अप्रैल 2001 को उसका उचित बाजार मूल्य, फिर उसका जो मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो ज़्यादा होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट था। नेक्स्ट है, यदि असेसी द्वारा गिफ्ट में, उपहार में कोई संपत्ति प्राप्त की जाती है और फिर उसका विक्रय किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम कुछ एक बातों का ध्यान हमें रखना होता है।
पहली बात इसमें है कि संपत्ति वो दीर्घकालीन है या अल्पकालीन, यानी कि वो एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए जो हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, अवधि की बात करते हैं 12, 24 से 36 महीने, इस अवधि के लिए हमको उस डेट को यूज़ करना है जिस डेट को गिफ्ट देने वाले ने उसको खरीदा था, ना कि जिस डेट को असेसी को वो गिफ्ट में मिली थी। ठीक है, एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, इसको डिसाइड करने के लिए जब हम अवधि की गणना करेंगे तो उस डेट से करेंगे जिस डेट को गिफ्ट देने वाले ने इसको परचेज़ किया था। सेकंड, एसेट की कॉस्ट वो मानी जाएगी जितनी राशि में गिफ्ट देने वाले ने इसको परचेज़ किया था। और तीसरा, एसेट की कॉस्ट को परचेज़ करने वाली डेट के आधार पर ही इंडेक्स आपको करना होगा। ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, जब अगर हम उसको इंडेक्स करेंगे उसकी कॉस्ट को, तो वो उस डेट के आधार पर इंडेक्स की जाएगी जिस डेट को क्रय करने वाले ने उसे क्रय किया था। ठीक है, तो ये आपका 6 पॉइंट था। देन 7th पॉइंट आपके सामने है, 1 अप्रैल 2001 से पहले करवाई गई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को ध्यान में नहीं रखना है। यदि कोई सुधार करवाया गया है, सुधार की लागत जो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो आपको उसको ध्यान में नहीं रखना है। देन 8th पॉइंट है आपके पास, एसेट के परचेज़ के टाइम यदि कोई ब्रोकरेज या ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो फिर उसको संपत्ति की प्राप्ति की लागत में ही जोड़ दिया जाता है। देन ये तो था परचेज़ के टाइम। अब यदि एसेट के सेल के टाइम पे कोई ब्रोकरेज या ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के टाइम पे सेलिंग प्राइस में से उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, देन यदि किसी संपत्ति को बेचने का कोई अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट किया जाता है और एग्रीमेंट पूरा ना होने की कंडीशन में वो जो एडवांस में प्राप्त की गई राशि है उसको जब्त कर लिया जाता है, तो क्या होगा? यदि ऐसी राशि 1 अप्रैल 2014 से पहले जब्त की गई है तो ऐसी जब्त की गई राशि को संपत्ति की जो प्राप्ति की लागत है, जो कॉस्ट है, उसमें से लेस कर देना है और बाकी की जो राशि बच रही है उसको एसेट की प्राप्ति की लागत मान लिया जाता है। लेकिन यदि वो राशि 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद में फॉरफिटेड की जाती है, जब्त की जाती है, तो ऐसी जब्त की गई राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंदर आय के रूप में दिखाई जाएगी। देन 11th पॉइंट में 1 अप्रैल 2001 के बाद प्राप्त किए गए बोनस शेयर्स की कॉस्ट को हमको 0 यानी कि निल, शून्य मान लेना है। बोनस शेयर्स आप जानते ही हैं, बिना किसी पेमेंट के फ्री में शेयर होल्डर्स को बांटे जाते हैं और यदि ऐसे शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के बाद में प्राप्त किए गए हैं एज बोनस शेयर्स तो उसकी लागत को हमें शून्य मानना है। एंड देन 1 अप्रैल 2001 के पहले प्राप्त किए गए बोनस शेयर्स की कॉस्ट को कैसे आप ट्रीट करेंगे? 1 अप्रैल 2001 को जो इन शेयर्स का उचित मार्केट वैल्यू था वही इन शेयर्स की कॉस्ट माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट जो 11th एंड 12 बोनस शेयर्स से संबंधित हैं। 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर प्राप्त किए गए हैं बोनस शेयर, देन देयर कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज 0 एंड इफ द बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन उनकी जो उनकी उचित जो बाज़ार मूल्य होगा जो उनका 1 अप्रैल 2001 को, दैट विल बी ट्रीटेड एज देयर कॉस्ट। तो ये आपके दोनों पॉइंट्स जो थे वो बोनस शेयर से रिलेटेड थे। तो अभी हम आज इतने ही रूल्स देखेंगे। फर्दर जो इससे संबंधित और रूल्स हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।